बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 29 जून और पाकिस्तान में इतवार की शाम। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले इस्लामाबाद में होने वाली एक नई साजिश। जी हाँ, आपको याद होगा कि इस्लामाबाद और पूरे मुल्क के अंदर अगवा बराए बयान का सिलसिला चला था, जिसमें पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ और मोतबर इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और लीडर्स को अगवा किया, तशद्दुद किया और उनसे ज़बरदस्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इमरान खान के साथ लातअल्लुकी का झूठा जाली बयान दिलवाया। उस बयान में यह भी कहलवाया गया कि इमरान खान ने 9 मई को ऑर्केस्ट्रेट किया था, 9 मई बहुत गलत हुआ था और मैं तहरीक इंसाफ से दूर जाता हूं क्योंकि तहरीक इंसाफ ने मुल्क की अफवाज के खिलाफ 9 मई जो है वो किया था। ये सारा झूठा बयान लेने के बाद जिसने ये बयान दे दिया था उनको रिहाई मिल गई थी, 9 मई के तमाम केसेस से छुट्टी। अब उसी तरह की नई साजिश बुनी जा रही है, जिस साजिश में जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनसे रब्ता किया गया है। जी हाँ, तहरीक इंसाफ के कुछ मेंबर पार्लियामेंट जो हैं उनसे रब्ता किया गया है और उन्हें यह ऑप्शन दिया गया है कि आप जिस भी जमात में पहले कभी रहे हैं, जिसमें भी कभी रहे हैं, आप उस जमात में वापस चले जाइए। और उन्हें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद अब आप आज़ाद मेंबर हैं और हम आपके लिए मुकम्मल इंतजाम करेंगे कि आप उन जमातों में वापस चले जाएं। कानूनी तौर पर आप उन जमातों में वापस चले जाइए ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामो निशान जो है वो पार्लियामेंट के अंदर खत्म हो जाए। ये पूरी की पूरी एफर्ट है, लोगों को ऑफर्स दी जा रही हैं कि अगर आप चले जाएंगे तो आपको छोड़ देंगे, वरना फैसलाबाद के अंदर कम से कम 3 ऐसी एफआईआर्स हैं जिनको इस तरीके से दर्ज किया गया है कि उसमें पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर क्यादत जो है उसको डाल दिया गया है। कोई ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि काबिल जिक्र नाम है जो उन एफआईआर्स के अंदर छोड़ा गया है। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, मीन तमाम दूसरे सूबों के लोग जो वहां मौजूद हो ही नहीं सकते थे, उनको भी फैसलाबाद के अंदर डाला हुआ है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्हीं लोगों पर और भी कई शहरों में मुकदमे हैं कि वो उसी वक्त लाहौर में भी थे, कराची में भी थे, बलूचिस्तान में भी थे और उसी वक्त वो खैबर पख्तूनख्वा में भी थे। अब ये पूरी लीडरशिप उसमें डालने का मकसद यही था कि किसी एक जगह पर एफआईआर्स को मनूवर करके उन पर ट्रायल जल्दी चलाकर सजाएं दी जाए। फैसलाबाद को चुना गया है, वहां पर 3 ऐसी एफआईआर्स हैं जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रैंक एंड फाइल को सजा देने की तैयारी। यहाँ तक कि उस दिन भी 9 मई वाले दिन भी मैं अमेरिका में था, मुझ पर भी एफआईआर दी हुई है। एफआईआर नहीं, कई एफआईआर्स के मैं भी फैसलाबाद में था और मैंने भी आईएसआई के दफ्तर के ऊपर पत्थर मारे थे। जी हाँ, इस तरह के मुकदमे बनाए गए हैं। आप उनसे उन मुकदमों की ईमानदारी या असलियत तो आपको समझ आई गई है, लेकिन अब मेंबर्स पार्लियामेंट को यह कहा जा रहा है कि आप तहरीक इंसाफ छोड़ दें तो बच जाएंगे, वरना ये हम ट्रायल खत्म करने लगे हैं और इसमें आपको सजा देंगे, आप ना अहल भी होंगे और आप जेल भी जाएंगे। अब ये एक नया सिलसिला शुरू हुआ है, देखते हैं ये किस तरफ जाता है। ये मैंने जो अभी आपके सामने खबर रखी है, ये पार्टी ज़राए से मेरे पास नहीं है। ये एक बहुत ही मोतबर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है इस्लामाबाद से। ज़ाहिर है वो चौधरी साहब की जो कहर है उससे वहाँ पर मैं ये कहूँगा कि बचने की कोशिश कर रहे हैं और इस वजह से उन्होंने मुझे कहा कि ये आप बर वक्त खबर कर दीजिए, मेरी स्टोरी है। क्रेडिट ये उनको जाता है जिन्होंने मुझसे शेयर की है, नाम उनका नहीं बता सकता, फिर वो दोबारा खतरे में पड़ जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी कई पार्लियामेंटेरियंस के साथ बात हुई है जिन्होंने कंफर्म किया है कि उनको ऐसे धमकी अमेज मैसेजेस आ रहे हैं और उनसे ये डिमांड की जा रही है। तो आने वाले दिनों में अगर आप ये सारी हिलजुल देखें तो आपको समझ आ जानी चाहिए। उसके साथ साथ जो हमने आपके सामने 3 दिन पहले खबर रखी थी, और वो खबर हमने आपके सामने रखी थी कि अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, आप हमारे पिछले व्लॉग्स देखें तो सबसे पहले हमने आपके सामने ये खबर रख दी थी कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को अब झटके लगना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही ये अदालती फैसला आया था, साथ ही पहला तज्जिया मैंने ये किया था आपके सामने कि अब सारा फोकस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर या तो हुकूमत उल्टाने पर होगा या उल्टाई ना भी जाए तो उसके अंदर इतने सुराख किए जाएँ, उसे इतना कमज़ोर किया जाए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कमज़ोर कि इमरान खान साहब की उस हुकूमत के ऊपर जो लीडरशिप है, डायरेक्शन है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। ये माइनस इमरान खान का वो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट है जिसे फील्ड मार्शल साहब के दिल के जो बहुत करीब है, उसकी तरफ वो गामजन है। आपको बता दिया था कि खैबर पख्तूनख्वा में 145 मेंबर पार्लियामेंट हैं, जिसमें अब अपोजिशन को इस जाली झूठे फैसले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 52 मेंबर्स दे दिए। तो जो नंबर चाहिए जिसमें अगर कुछ डिस्क्वालीफाई कर देते हैं अगर ये वहाँ से हमारे मेम्बरान को, तो उसके बाद शायद 8, 10, 12 का नंबर ये चाहिए होगा हुकूमत बनाने के लिए। तो उस 8, 10 लोगों को इधर उधर से पकड़ के तो फिर ये शायद वहाँ पर अपनी मर्जी की हुकूमत बनाएंगे। ये तकरीबन हमने आपके सामने तजिया रखा था। अब उस तजिए को कन्फर्म कर रही हैं कई तरह के लोग, सीनियर सहाफ़ी वो भी उसको कन्फर्म कर रहे हैं, टाउट जर्नलिस्ट वो भी उसे कन्फर्म कर रहे हैं और कुछ सियासतदान जो है वो भी मेरी उस खबर को कन्फर्म कर रहे हैं। मसलन रावी साहब हैं, एक टॉप टाउट हैं इस वक्त। टाउट्स का जो आला तरीन मुकाबला उसमें टॉप के जो 2-3 टाउट हैं उनमें शुमार होता है। वो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के आज़ाद यानी मादर पिदर आज़ाद, इसे लार्जर कैनवस पर देखें, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आज़ाद कह के दूसरी पार्टियों में खैबर पख्तूनख्वा में शामिल करवा के रजीम चेंज करवाया जा सकता है। ये जो वो आज़ाद मादर पिदर आज़ाद कह रहे हैं, इसको आप लार्जर कैनवस पे देखें तो आपको समझ आएगी कि उनको अब आज़ाद डिक्लेयर करके, जैसे मैंने कौमी असम्बली का भी आपको बताया खैबर पख्तूनख्वा में, तो ये तो टाउट साफ़ी की। सीनियर जर्नलिस्टों की बात करें तो नजम सेठी साहब ने एस्टैब्लिशमेंट केपी में रजीम चेंज करने के लिए तैयार है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होगा जैसे पंजाब में किया गया। अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत उनके ख्याल से खतरे में है या
पूरी जो केपी हुकूमत है वो खतरे में है। लेकिन कुछ डाउट कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब को ऑफर दी जाएगी कि आप चीफ मिनिस्टर रह लें, उनको ऑफर दी जाएगी, वो कबूल करेंगे कि नहीं वो वक्त बताएगा। उनको ऑफर दी जाएगी कि वो चीफ मिनिस्टर वही रहें, लेकिन नीचे से हमने तब्दीली करनी है ताकि आप तहरीक इंसाफ के सिर्फ चीफ मिनिस्टर ना हो, आप पूरी असम्बली के हों और अपोजिशन भी आपको वोट दे। दूसरे लफ्जों में इमरान खान का कंट्रोल जो केपी पर है उसको कम करना। अब ये मैंने आपको एक डाउट की, एक सीनियर जर्नलिस्ट की, और अब तीसरी स्टेटमेंट मैं आपको एक पॉलिटिकल माइंड की बता रहा हूँ, और वो फवाद चौधरी साहब ने आज कहा है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो केपी से इस्तीफा दे दें। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने इमरान खान को रिहाई के लिए वो चीफ मिनिस्टर बने थे, उसमें वो फेल हो गए हैं, लोगों को उन पर एतमाद नहीं है, इसलिए वो इस्तीफा देकर घर चले जाएं। अब ये 3 डिफरेंट टाइप के लोग हैं, इनकी ये 3 डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, और अगर इन तीनों डिफरेंट स्टेटमेंट्स को आप मिला लें तो आपको ये समझ जरूर आएगी कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या होने जा रहा है। तो जो हमने 3 दिन पहले आपके सामने रखा था, अब उसकी तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। इसके दरमियान में जो JUIF के बयान हैं, जो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से इस्तीफा मांगा है, फिर फेडरल गवर्नमेंट के वजीरों ने भी इस्तीफा मांगा है, उन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करें तो आपको एक तस्वीर बनती हुई नजर आएगी। इसके साथ साथ मोहम्मद मालिक साहब ने एक तजिया किया, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में बातें हो रही हैं कि आईनी तरमीम के जरिए पार्लियामान की मुद्दत में इजाफा कर दिया जाएगा। अच्छा, ये उनकी बात दुरुस्त है, इस्लामाबाद के अंदर चहमगोइयां हो रही हैं, लेकिन होगा ऐसा नहीं। मालिक साहब ने खबर दुरुस्त दी है कि इस्लामाबाद के अंदर ये बातचीत हो रही है, लेकिन हमारा तजिया ये कहता है कि ये बातचीत जानबूझ के फैलाई जा रही है। फैलाया यही जाएगा कि पार्लियामेंट की मुद्दत में इजाफा हो रहा है, 27वीं तरमीम करवाई जाएगी। असल मकसद इसमें जो बड़ा है वो फील्ड मार्शल साहब का हेड ऑफ स्टेट बनना है। जी हाँ, अब ये हो सकता है कि हेड ऑफ स्टेट बनने के लिए कुछ ले और दे की पॉलिसी में हम उनको भी कहें कि चलें 2-2 साल आप और एक्सटेंशन ले लें, क्योंकि आपको पता है एक्सटेंशन के लिए तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये मुमकिन है कि एक्सटेंशन, आपको पता है कि जैसे हमारे आर्मी चीफ एक्सटेंशन लेते हैं और उसके लिए कोई भी सौदेबाजी हो जाती है। जनरल बाजवा आपके सामने क्या कुछ कर रहे थे आखिर पर। तो इस सूरत हाल के अंदर मुमकिन है कि पार्लियामेंट को एक्सटेंशन देने की बात सौदेबाजी के ऊपर की जाए, लेकिन मेन फोकस इसमें जो होगा वो बुनियादी तौर पर होगा कि किस तरीके से जनरल आसिम मुनीर को, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को हेड ऑफ स्टेट जो है वो बनवाया जाता है। क्योंकि अब वो अगली बार अगर कभी व्हाइट हाउस जाएं तो वो दूर गाड़ी खड़ी करके पैदल गेट्स के अंदर ख्वार होकर नहीं जाना चाहते, वो चाहते हैं कि उनकी गाड़ी व्हाइट हाउस के अंदर जाए। ये बहुत बड़ा मसला और मौमा बना हुआ है उनका, जिसको वो हल करना चाहते हैं। अच्छा, नजम सेठी साहब ने एक और खबर भी दी है, और वो खबर जब जंग लगी हुई थी उन दिनों में जो हम आपके सामने रखते थे खबर, वो उसी की डिपिक्शन है उस खबर के अंदर। अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि अमेरिका का मफाद इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ है। यहाँ तक कि उन्होंने थोड़ा सा भारत को भी नज़रअंदाज कर दिया है, क्योंकि वो उन्हें डिलीवर कर सकते हैं जो उन्हें चाहिए। यह अहमियत इसलिए दी जा रही है कि अमेरिका को चीन, ईरान और अफगानिस्तान तक पाकिस्तान रसाई दे सकता है। उनका कहना है कि अमेरिका ने हर सूरत चीन के रास्ते में रोड़े अटकाने, और उसके लिए पाकिस्तान एक बहुत ही अहम मुल्क है। इसमें कोई शक ही नहीं है कि जो पाकिस्तान है वो चाइना के लिए एक बफर जोन है। अगर पाकिस्तान किसी भी तरह से इधर उधर होता है, इधर उधर का मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान की जो चाइना के साथ अंडरस्टैंडिंग है वो किसी सूरत भी इधर उधर होती है, तो जाहिर है उसका बहुत बड़ा फ़ायदा अमेरिका को पहुंचेगा, बहुत बड़ा नुकसान चाइना को पहुंचेगा, और लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को भी पहुंचेगा। मैंने हमेशा ये पोजीशन मेंटेन की है कि पाकिस्तान को भले चाइना के साथ बिजनेस करे जैसे सीपैक था, या दूसरा देख सोच के, छान फटक के, किसी भी मुल्क के साथ आंखें बंद करके अगर आप भागते जाएंगे तो वो क्या पाकिस्तान के बेनिफिट में होगा? नहीं। ऐसी सरमायाकारी, ऐसी वफादारी या ऐसा बिजनेस का इंतजाम जो है वो पाकिस्तान के मफाद में किसी सूरत नहीं होगा। ये मैंने सीपैक के वक्त जब पाकिस्तान ने चाइना के साथ आंखें बंद करके दौड़ लगाना शुरू की थी तब भी कहा था कि नहीं, पाकिस्तान को बहुत एहतियात के साथ अपने मीन करना चाहिए, लेकिन बहुत एहतियात के साथ अपने जो बेनिफिट्स हैं उनको देखते हुए, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको देखते हुए इस सरमायाकारी के अंदर जाना चाहिए। लेकिन उस वक्त नून लीग अपने कमीशन बनाने के चक्कर में सब कुछ त्याग रही थी, इसके अंदर सब कुछ दे रही थी और भाग रही थी। जाहिर है वो पाकिस्तान के फायदे की सरमायाकारी नहीं थी। अब अगर हम चाइना से बहुत दूर जाते हैं और अमेरिका की गोद में गिर जाते हैं, और वो भी अंधाधुंध अपने जाती मकसद के लिए, तो ये भी पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं होगा। ये भी पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा होगा कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान की ऐसी शराकत पाकिस्तान के फायदे में होगी जिसमें पाकिस्तान अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्रोमाइज करेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो पाकिस्तान को 100 बार सोचना चाहिए अगर पाकिस्तान ने अमेरिका या चाइना जिससे भी शराकतदारी करनी है। मैंने पहले ये चाइना के बारे में कहा था, आज अमेरिका के बारे में कह रहा हूं कि पाकिस्तान को अपने ऑब्जेक्टिव्स पहले क्लियर करने चाहिए, उन्हें क्या मिलेगा। लेकिन मसला यह है कि इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का अपना ऑब्जेक्टिव अपने इक्तदार को दुआम देना है। वो अपने इक़्तिदार को प्रलॉन्ग करना चाहते हैं, और यही वो मकसद है जो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर गालिब आ जाएगा, और पाकिस्तान आने वाले दिनों में ऐसे फैसले करते हुए नजर आएगा जिसकी कीमत फिर करोड़ों आवाम को अदा करनी पड़ेगी। अगली खबर इस्लामाबाद हाईकोर्ट और ईवान सदर से आपके सामने रखते हैं। छुट्टी के रोज एक और नोटिफिकेशन किया गया है, और नोटिफिकेशन किया गया है जस्टिस सरफराज डोगर, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सीनियर तरीन जज करार दे दिया है सदर पाकिस्तान ने, और उनके तबादले को भी मुस्तकिल कर दिया है। आपको याद होगा कि पंजाब की जो लाहौर हाईकोर्ट है वहां से 15वें नंबर के जज जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद लाया गया था तबादला करके। मकसद ये था कि जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ना बन सके, क्योंकि बहुत इंडिपेंडेंट जज हैं, उनको रोकने के लिए इनको लाया गया था। फिर इसका केस सुप्रीम कोर्ट में चला था, जिसमें जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस थे उन्होंने चैलेंज की थी इनकी सीनियरिटी, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो शैतानी बेंच है, जिसे आम लफ्जों में आईनी बेंच भी कहते हैं, जिसके सरबराह सबसे बड़े शैतान जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन साहब हैं, वो अमीनुद्दीन साहब ने फिर इस फैसले को, वो जो 6 जजेस थे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के, उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और इजाज़त दे दी सदर को ये सारा गन करने की, जो उन्होंने फौरी तौर पर छुट्टी वाले दिन किया है। अब ये छुट्टी वाले दिन क्यों किया है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि
यकम जुलाई को जुडिशियल कमीशन का इजलास होना है। इस इजलास में 3 सीनियर तरीन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनके नाम पेश किए जाएंगे और उनमें से किसी एक को मुस्तकिल बुनियाद पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगाया जाएगा। इस चीज़ को अचीव करने के लिए इन्होंने रातों रात ये नोटिफिकेशन किया है जस्टिस सरफराज डोगर साहब का। अब बीच में एक ही दिन है और वो 30 तारीख का दिन है। उस दिन ना अदालत के अंदर कोई पिटिशन लग सकती है, ना कोई केस सुना जा सकता है। और फर्स्ट को जुडिशियल कमीशन के अंदर 3 नाम जाएंगे, जस्टिस जो डोगर हैं, जस्टिस मियाँ गुल और जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी। जस्टिस मियाँ गुल और जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी के नाम तो बस फॉर्मेलिटी के लिए जाएंगे। असल में तो यहाँ पर चीफ जस्टिस जो है वो सरफराज डोगर साहब को बना दिया जाएगा। और ये छुट्टी का दिन इसलिए चूज़ किया गया है, जो मैंने आपको बताया है कि बीच में सिर्फ 30 तारीख का दिन है, 30 दिन नहीं 30 तारीख का दिन है। और उसके बाद ये जुडिशियल कमीशन जो है वो इन नामों को फाइनल कर लेगी और उसमें से जस्टिस सरफराज डोगर को चीफ जस्टिस जो है वो बना दिया जाएगा। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर जो फील्ड मार्शल साहब का तसल्लत है, ये अब अस्करी कोर्ट होगी। इसके ऊपर जो तसल्लत है वो मुकम्मल हो जाएगा, कब्जा मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से भी इंसाफ की किसी किस्म की कोई उम्मीद ना रखें। अभी तक जस्टिस सरफराज डोगर जो है वही चीफ जस्टिस के जो मैं ये कहूँगा इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वो अभी तक कायम मकाम चीफ जस्टिस थे, वो कुल वक्त ही चीफ जस्टिस नहीं थे। अब उनको बना दिया जाएगा। अगली खबर आपके सामने इंडिया से रखते हैं, जहां पर भारत ने दरियाए चनाब का पानी रोकना शुरू कर दिया है। भारत दरियाए चनाब से बहुत सी नहरें निकाल रहा है और उन पर डैम्स बना रहा है। मसलन एक उनका दुल डैम जो है, पकाल दुल डैम, वो 1000 मेगावाट का है। इसी तरह से रतले डैम जो है वो 850 मेगावाट का है और उनका केरो डैम जो है वो 650 मेगावाट का। आई मीन बड़े डैम्स बना रहे हैं वो, काफ़ी बड़े साइज़ के, और पानी को डाइवर्ट करने का मुकम्मल मनसूबा बनाए खड़े हैं। और ये वो दरियाई चनाब पर कर रहे हैं। और ये ज़हन में रखिएगा कि दरियाई चनाब जो है वो ज़ाहिर है हमारे हिस्से में आता है, और जो इंडस ट्रीटी थी उसके एतबार से जो रावी, ब्यास और सतलुज है वो इंडिया के हिस्से में आते हैं, और चनाब, झेलम और सिंध जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आते हैं। अब वो चनाब पर भी, झेलम पर भी और दरियाई सिंध पर भी डैम्स बनाने की कहीं पर कोशिश शुरू कर रहे हैं, कहीं पर कर चुके हैं और कहीं पर मुकम्मल कर चुके हैं और कहीं पर प्लान कर रहे हैं। और पाकिस्तान जो है वो अभी तक इन चीज़ों पर मुकम्मल खामोश है। अगली खबर अमेरिका से आपके सामने रखते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा शराइत मजीद सख्त कर दी हैं। अमेरिकियों ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए, इवन अगर उन्होंने स्टूडेंट वीज़ा लेना हो और या उन्होंने कोई भी दूसरी जो कैटेगरीज हैं उनमें को वीज़ा लेना है, तो अब उनको अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो पब्लिक करने पड़ेंगे और अमरीकी हकाम के हवाले करने पड़ेंगे, ताकि वो मुकम्मल तौर पर उसकी वेटिंग कर सकें कि उन्होंने अमरीका मुखालिफ कोई उसके अंदर या कोई ऐसी चीज़ें जो अमरीका के नापसंद हैं या अमरीका की स्ट्रेटजी या पॉलिसी के खिलाफ हैं, अगर सोशल मीडिया के अंदर कोई ऐसा मवाद उन्होंने जारी किया हुआ है, शाया किया हुआ है, तो फिर उनके वीज़ाज रिजेक्ट कर दिए जाए। तो ये पाकिस्तानियों के ऊपर एक और तलवार लटका दी गई है। वैसे ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये कर रही है। पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स, सो मच सो कि इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स के वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हुए हैं इसी बुनियाद पर। तो ये पूरी दुनिया के लिए है, पाकिस्तानियों के लिए भी है। इससे पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं और पाकिस्तानी जो दूसरे लोग वीज़ाज अप्लाई कर रहे थे उनके लिए अब मसाइल जो हैं वो और बढ़ जाएंगे। अगली खबर आपके सामने रखते हैं, साहिवाल पावर प्लांट। साहिवाल पावर प्लांट आपको याद होगा शहबाज शरीफ ने लगवाया था। साहिवाल जो एक सोना उगलती ज़मीन है, बहुत ही खुशहाल इलाका है, उसके अंदर ये कोयले से चलने वाला प्लांट जब पूरी दुनिया में इनको आलूदगी की वजह से बंद कर दिया गया था, ये लगाया गया था। और कोयले से भी, ऐसे कोयले से चलने वाला प्लांट जो कोयला इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान में कोयला तो है लेकिन उसकी क्वालिटी ऐसी नहीं है कि वो पावर प्लांट्स के अंदर इस तरह से यूज़ किया जा सके। अब आप पहले सोचिए कि पहले कोयला कराची आएगा, फिर वो रेलगाड़ी के जरिए वो साहिवाल तक आएगा और फिर आगे ये प्लांट चलेगा। जब से ये प्लांट चला, साहिवाल के अंदर बीमारियों ने घर कर लिया, आलूदगी हो गई, लोगों के लिए जो सांस की बीमारियां और जल्द की बीमारियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई वहाँ पर। बहरहाल ये तो एक नुकसान हुआ, लेकिन अब ये पता चला है कि जो इंटरनेशनल मार्केट से कोयला खरीदा जाता है, जाहिर है सब्सिडी देती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या टैक्स वगैरह में छूट देती है, क्योंकि ये पावर प्लांट सरकारी पावर प्लांट एक किस्म का है। साहिवाल का जो है मीन दिया हुआ तो ठेका ही था, लेकिन जाहिर वो पावर जनरेशन होती है पब्लिक के लिए वहाँ से। तो वहाँ पर लाया जाने वाला जो कोयला है उसको कराची से जब वो पहुँचता है कराची में, तो उसको वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाता है दूसरी प्राइवेट कंपनीज़ को, और वो उसे अपने जो बिजली घर हैं उनके लिए ले जाते हैं, या खाद बनाने वाले किसी चीज़ में, या टेक्सटाइल कंपनियों में। मीन वो पता नहीं खुदा जानता है कि वो कोयला कहाँ कहाँ जाता है। वो साहिवाल कोल प्लांट नहीं पहुँचता। साहिवाल कोल प्लांट को गंदा कोयला, या गंदा कहने, कोयला तो कोयला ही होता है, गंदा कह दिया मैंने, मतलब कि लोअर क्वालिटी का कोयला जो लोकल है वो साहिवाल जो पावर जनरेशन प्लांट है उसको भेज दिया जाता है, और जो बाहर से इंपोर्टेड कोयला होता है उसको दूसरी कंपनीज़ को भेज दिया जाता है। ये एक अंडरवर्ल्ड की तरह का काम हो रहा है, और ये सारी स्मगलिंग की तरह की ये सारी एक्टिविटी हो रही है, कराची पोर्ट पर हो रही है, खुले आम हो रही है। और ये दुनिया न्यूज़ की खबर है, हम नहीं कह रही है, दुनिया न्यूज़ ने इस पर फीचर रन किया है। तो ये एक और टोपी पूरी कौम को जो है वो पहनाई जा रही है। बिलावल जरदारी साहब का एक और गलत बयानी कह लें, झूठ कह लें, वो पकड़ा गया है, और वो ये है कि उन्होंने ये कहा कि हमने इसलिए बजट में वोट दिया था कि जो 10 लाख रुपए तक तनख्वाह है उस पर से टैक्स खत्म कर दिया हुकूमत ने। उन्होंने ये दावा किया कि हमने वोट नहीं देना था मौजूदा बजट में, इसलिए दिया है कि 10 लाख रुपए तक तनख्वाहदार तबके पर से टैक्स खत्म कर दिया। मतलब अगर आपकी 10 लाख तक तनख्वाह है सालाना, ये महाना की बात नहीं हो रही, सालाना अगर आपकी 10 लाख तक तनख्वाह है तो आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा।
अच्छा, बड़ी अच्छी खबर है अगर वाक़ई इस बात के ऊपर इन्होंने वोट दिया है। शहबाज़ राणा जो कवर करते हैं इकॉनमी को, बजट से रिलेटेड इश्यूज़ को, उन्होंने रिपोर्ट किया है अब कि जब उन्होंने एफपीआर के ज़राए से और वुज़रा से ये सवाल पूछा, तो सब खामोश रहे और मुस्कुरा दिया। जिससे ये बात समझ आ गई कि ये झूठ है, बिलावल ज़रदारी साहब गलत बयानी कर रहे हैं, या उनके साथ गलत बयानी की गई है, या उन्होंने गलत बयानी की है। दोनों सूरतों में उनके साथ की गई है या उन्होंने की है, उन्होंने इसी तनख्वाह पे काम करना है, ये हम आपको कई हफ़्ते पहले बता चुके थे। ये हम आपको जून के शुरू या मई के आखिर पर बताया था कि अब पीपल्स पार्टी नई सौदेबाज़ी करेगी, लेकिन फिर आखिर पर इसी बजट के अंदर वोट करेगी। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।